जय श्री राम दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल जीतू हॉरर टॉक्स, जहां हम आपको सुनाते हैं किसी की आप बीती कहानी, उनका असली रियल हॉरर सुपर नेचुरल इंसिडेंट जो उनके साथ हुआ है। हो सकता है कि उनकी कहानी आपके लिए सीख बन जाए। तो आइए और जुड़िए हमारे इस चैनल पर और हमारा साथ दीजिए। आइए शुरुआत करते हैं हमारी कहानी की। आज की हमारी कहानी साहिल की है, जो हुबली के एक बहुत ही फेमस इंजीनियरिंग कॉलेज में 6 सेम के स्टूडेंट्स थे। उन लोगों का 8 से 9 स्टूडेंट्स का कॉलेज में ग्रुप था और उसी ग्रुप में थी साहिल की गर्लफ्रेंड रोहिणी। साहिल और रोहिणी एक दूसरे को बहुत पसंद किया करते थे और ये चीज़ पूरे कॉलेज को पता थी। साहिल बताते हैं कि उस दिन उनका सेमेस्टर का लास्ट एग्ज़ाम था और इसी बात की खुशी में वो एग्ज़ाम देने के बाद पूरे ग्रुप के साथ बाहर रात को खाना खाने जाते हैं, क्योंकि अगले दिन उन सब लोगों को अपने अपने घर के लिए निकलना था। साहिल और रोहिणी आपस में एक साथ बैठे हुए थे और हर बार की तरह वही हुआ जो उनके साथ होता था। पूरा ग्रुप मिलकर उन लोगों को छेड़ रहा था। रोहिणी और साहिल को आजकल इन बातों से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था, बट एक चीज़ ज़रूर थी कि साहिल और रोहिणी का प्यार आपस में बढ़ता ज़रूर था। सब लोग रात को जब उस टाइम डिनर कर रहे होते हैं तो उसी ग्रुप में रोहिणी की भी बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम लक्ष्मी था। साहिल लक्ष्मी को बोलते हुए वे कहते हैं कि अरे लक्ष्मी, यार बहुत दिन हो गए, सब लोग अपने घर जा रहे हैं ना, एक काम करना कि सब लोग अपने अपने घर से कुछ ना कुछ खाने का ज़रूर लेकर आना। यार बहुत टाइम हो गया, लोगों के घरों का हमने खाया ही नहीं। हम लोग बस ये हॉस्टल कॉलेज और क्या ये बेकार का बाहर का सब खा खा के ना पागल हो गए हैं। कुछ ना कुछ अपने अपने घरों से हम सब लोग कुछ तो लेकर आते हैं, सब मिल बांट कर एक साथ खाएंगे। लक्ष्मी हाँ में इस बात का जवाब देते हुए बोलती है, हाँ हाँ यार बिल्कुल, क्यों नहीं, सब लोग कुछ ना कुछ हम लेकर ही आएंगे, परेशान ना हो। और तुम लोग बताओ, तुम लोग कैसे जा रहे हो? साहिल हिमाचल के रहने वाले थे। साहिल बोलते हैं, यार मेरी तो ना कल यहाँ से ट्रेन है तो मैं ट्रेन में जाने वाला हूँ, और रोहिणी तो तुम्हें पता ही है कि कर्नाटका की है, तो बस ये भी कल अपनी यहाँ से ट्रेन पकड़ेगी। कल सुबह मैं इसको एक बार सी ऑफ करूँगा और उसके बाद ये चली जाएगी। और ऐसे ही सब उन लोगों की आपस में बात होती है कि कौन कब जाने वाला है और कब वापस आने वाला है। अगले दिन सुबह सुबह रोहिणी की ट्रेन होती है, जैसा कि साहिल ने बोला था। साहिल रोहिणी को रेलवे स्टेशन छोड़ने जाते हैं और रोहिणी अपनी ट्रेन में बैठती है और अपने घर के लिए निकल जाती है। उसी दिन दोपहर में साहिल वापस हॉस्टल में आते हैं और अपनी ट्रेन के लिए शाम को वहाँ से निकलते हैं और अपने घर के लिए निकल जाते हैं। करीब 2 या 3 हफ्ते के बाद उन सब लोगों को वापस कॉलेज के लिए आना था, क्योंकि उनका 7th सेमेस्टर वापस से चालू होने वाला था। सबसे पहले साहिल, लक्ष्मी और बाकी के सारे ग्रुप के 6-7 जन आ गए थे, बट रोहिणी की ट्रेन शाम की थी। तो सब लोगों ने ये सोचा कि आज जाकर हम रोहिणी को सरप्राइज़ देंगे। तो वो सब लोग कॉलेज में आकर एक दूसरे से मिले और शाम को रोहिणी की ट्रेन आने के टाइम पर वो लोग पहले से ही रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे। उन लोगों को ट्रेन का इसलिए पता था क्योंकि रोहिणी से उन लोगों की बात हुई थी आज सुबह, और रोहिणी ने बताया था कि हाँ मेरी ट्रेन शाम को 7 बजे तक आ जाएगी, मैं पहुंच जाऊंगी, तो तुम टेंशन मत लेना, मैं डायरेक्ट कॉलेज आती हूँ। तो उन सब लोगों ने सोचा यार बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं तो रोहिणी को हम कुछ सरप्राइज़ देंगे। पर यहाँ से कुछ अजीब सा सब चालू होता है। वो सब लोग तो ट्रेन के लिए वहाँ रेलवे स्टेशन पहुँच गए थे, ट्रेन भी रेलवे स्टेशन पर पहुँचती है, पर वो सब लोगों को लाख ढूंढने के बाद भी रोहिणी उस ट्रेन में नहीं मिली। वो सब लोग निराश होते हैं, रोहिणी को कॉल करते हैं, रोहिणी का फ़ोन भी नहीं लग रहा था। तो सब लोग टेंशन में आ जाते हैं। वो सोचते हैं पता नहीं, हो सकता है कि रोहिणी की ट्रेन ये ना हो, उसने शायद गलत ट्रेन बता दी हो, या हो सकता है कि उसकी ट्रेन बाद में आने वाली हो। तो वो सब लोग ये बात सोचते हैं और रोहिणी को कॉल करने का बार बार ट्राई करते हैं, पर लाख कोशिशों के बाद भी रोहिणी का फ़ोन नहीं लगा। हताश होकर वो सब लोग अपने हॉस्टल वापस आ जाते हैं। हॉस्टल वापस आने के बाद वो लोग जब अपने रूम में जा रहे होते हैं तो जो लक्ष्मी थी वो देखती है कि रोहिणी के रूम का दरवाज़ा खुला हुआ है और उस पर लॉक नहीं है। तो वो एकदम से सोचती है अरे कहीं रोहिणी वापस तो नहीं आ गई। वो जैसे ही डोर नॉक करती है तो अंदर से कोई जवाब नहीं आता। वो कई बार डोर नॉक करती है उस दिन कि यार रोहिणी रोहिणी, अरे तू आ गई है क्या, क्या है, आ गई है तो जवाब तो देना, क्या है, कहाँ पर है? तो अंदर से कोई जवाब नहीं आता। लक्ष्मी सोचती है कि हो सकता है कि रोहिणी अपने वॉशरूम वगैरह में गई हो, चेंज वगैरह कर रही हो, तो वो सोचती है कि मैं 15-20 मिनट के बाद आती हूँ। वापस से 15-20 मिनट के बाद आने के बाद लक्ष्मी वापस से सेम डोर नॉक करती है और अंदर से फिर से कोई जवाब नहीं।
इतनी तो बात पक्का थी कि कोई ना कोई रोहिणी के रूम में ज़रूर आया, क्योंकि डोर अंदर से लॉक था। तो लक्ष्मी साहिल को और बाकी ग्रुप के लोगों को फ़ोन करती है कि यार तुम लोगों की रोहिणी से कोई बात हुई है क्या? वो तो वापस हॉस्टल में ही है। आज ही अभी जस्ट हम लोग जब रेलवे स्टेशन से वापस आए तो मैंने देखा कि उसके रूम का दरवाजे का लॉक खुला हुआ था, और मैंने डोर नॉक किया तो अंदर से डोर लॉक था। साहिल ये बात सुनकर खुश होता है कि हाँ चलो रोहिणी आ गई है। साहिल लड़कियों के हॉस्टल के सामने आता है और लक्ष्मी को कॉल करके बोलता है, अरे यार एक काम करो ना, अपने और दोस्तों को ले लो, डोर नॉक करो, क्या हो गया, एक बार चेक करो, कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कि वो फंस गई है? कि तुम्हारा भरोसा नहीं, वो छिपकली होती हैं, उनको देख देख के डर जाती है। एक बार ज़रा डोर को नॉक करो, और नहीं खोलती तो एक बार वार्डन मैम को बुला लो, उनकी हेल्प ले लो, उनसे डोर खुलवा दो। लक्ष्मी और लोगों के साथ भी मिलकर बहुत बार ट्राई करती है। सब लोग यही ट्राई करते हैं कि रोहिणी रोहिणी प्लीज़ डोर ओपन कर दो, क्या हुआ, कुछ बात है क्या? बट डोर ओपन नहीं होता। वो लोग वार्डन मैम को बुलाते हैं, वार्डन मैम आती है और आकर डोर की मास्टर की लगाकर डोर को ओपन करती है। तो वो देखते हैं कि रोहिणी अपने बेड पर बिल्कुल सीधी लेटी है और दीवार की तरफ उसका मुंह है, और वहाँ पर बस आंख बंद कर कर लेटी है। वार्डन मैम जाकर रोहिणी को हाथ लगाकर हिलाते हैं, अरे रोहिणी उठ, क्या हो गया, सोई हुई है, कब से आवाज़ लगा रहे, कब से डोर नॉक कर रहे हैं, तेरे को सुनाई नहीं दिया क्या, पागल हो गया क्या कर रही है? एकदम से जैसे रोहिणी बहुत गहरी नींद से वापस आई थी। रोहिणी बोलती है, अरे मैम आप लोग कब आए, क्या क्या हो गया, सब लोग हैं यहाँ पर, क्या हो गया मैम? मैम पता नहीं, बहुत ज़्यादा थक गई थी, मैं आकर सो गई, मैं समझ में नहीं आया, सॉरी, पता नहीं चला मुझे। रोहिणी की उस नींद भरी आवाज़ को सुनकर सब लोग ये तो समझ चुके थे कि रोहिणी एक गहरी नींद से सोकर उठी है और शायद इसी वजह से दरवाज़ा नहीं खोला। बात भी जायज़ थी, क्योंकि इतना लंबा ट्रेन का सफ़र था, कोई भी आदमी थक जाएगा। बट एक ही अजीब चीज़ थी कि जब ये सब लोग उसको रेलवे स्टेशन लेने पहुँचे तो रोहिणी उनको ट्रेन में मिली क्यों नहीं? सब लोग धीरे धीरे वहाँ से रोहिणी से मिलकर चले जाते हैं। लक्ष्मी वहीं रहती है और रोहिणी को बोलती है, अरे रोहिणी एक काम करते हैं यार, सब लोगों को भूख लगी और आज ही सब घर से वापस आए, क्यों बेकार में हॉस्टल की मेस का खाना खाना, चलना सब लोग बाहर जाकर कुछ खा पी कर आएंगे। साहिल भी बाहर आकर रुका हुआ है कब से तेरे से मिलने के लिए, तो उसके फ़ोन का भी जवाब नहीं दी। रोहिणी जस्ट बाथरूम से मुंह हाथ धोकर निकली थी। रोहिणी बोलती है, अरे हाँ ठीक है ना यार, चलते हैं कुछ खाना खाने चलते हैं बाहर, मेरे को भी पता नहीं बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है, और साहिल आया है, चलो तो अच्छी बात है, पूरे ग्रुप को ही कॉल कर लो ना, सब लोग मिलकर बाहर चलते हैं। थोड़ी देर में तैयार होकर लक्ष्मी और रोहिणी एक साथ हॉस्टल के बाहर निकलते हैं और हॉस्टल के बाहर उनको साहिल खड़ा हुआ मिलता है। वो साहिल के साथ और अपने बाकी सारे ग्रुप के लोगों के साथ पास के ही एक छोटे से मेस टाइप होटल पर जाते हैं। कहने को मतलब बहुत बड़ा होटल नहीं था वो, बट ऐसा होटल था कि हाँ वहाँ पर 10-15 टाइप का चाइनीज़ खाना मिल जाता है, और आपको तो पता ही है कि स्टूडेंट लाइफ में चाइनीज़ खाना इज़ मस्ट। उस होटल में जाकर वो सब लोग वहाँ का मेन्यू देखते हैं और हर बार की तरह उनकी सेम आदत, हर कोई सेम सेम चीज़ रिपीट कर कर मंगा रहा होता है। रोहिणी को नूडल्स बहुत ज़्यादा पसंद थे। रोहिणी एक वेज नूडल्स ऑर्डर करती है। ऑर्डर करने के बाद थोड़ी देर वेट करते हैं। करीब शाम के 7:30 बजे का टाइम हुआ होगा। जैसे कि आप सबको पता है, हर एक दुकानदार अपने दुकान में शाम को दिया लगाता है, अपने दुकान में शाम को पूजा पाठ करता है। ऐसा ही हुआ, उस दुकान के ओनर ने भी अपनी दुकान में दिया लगाया और पूजा पाठ करी। रोहिणी के नूडल्स जस्ट आए थे और दुकानदार पूजा पाठ कर कर हटा था, तो उसने स्पीकर्स के ऊपर ऐसे ही भगवान के गाने चालू किए और सबसे पहला गाना लगाया हनुमान जी की आरती। जैसे ही हनुमान जी की आरती चालू हुई थी, रोहिणी काफ़ी ज़्यादा अनईजी फील करने लग गई। हर किसी ने देखी वो चीज़। रोहिणी के चेहरे पे बहुत सारा पसीना एक साथ आ गया था और रोहिणी की आंखें ऐसे फूल गई थी जैसे कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। कुछ समय के बाद आरती ख़त्म हुई और हनुमान चालीसा चालू हुई। हनुमान चालीसा बस चालू होकर 1 मिनट 2 मिनट उतना ही टाइम हुआ होगा और रोहिणी एकदम से चीखने चिल्लाने लगी, अरे बंद करो इसको, बंद करो, क्या चालू कर कर रखा हुआ है यहाँ पर? कोई आदमी चैन से खाना खाए भी कि नहीं खाए? पता नहीं शाम के टाइम किसी को भी तंग करते रहते हो। यहाँ पे कोई आदमी बाहर से आया है, इतने साल से भूखा है, उसको खाना नहीं खाने दे रहे। पर इस बार रोहिणी की आवाज़ में सिर्फ रोहिणी की आवाज़ नहीं थी, एक अजीब सी किसी आदमी की भी आवाज़ थी, जो इतने गौर से सुनने पर ही पता चलेगी जैसे कि साहिल रोहिणी को सुनता था।
सब लोग इधर उधर से रोहिणी को देखने लग गए। तो साहिल इस चीज़ को कि रोहिणी को शर्म ना आए या ऐसा कुछ ना हो, साहिल चुपचाप रोहिणी का हाथ पकड़ता है, वहाँ से उठते हैं और पूरे ग्रुप को साथ लेकर वो बाहर निकल जाते हैं। वो दुकान से बाहर निकलते हैं और जाकर खड़े होते हैं, रोहिणी को शांत करने की कोशिश करते हैं। तब भी रोहिणी एक टक चिल्लाई जा रही थी, अरे इसको समझ में नहीं आता कोई आदमी भूखा है, खाना खाए कि नहीं खाए, कब से मैं इतनी दूर से आया हुआ हूँ, मेरे को खाना नहीं खाने दे रहे हो तुम लोग। साहिल रोहिणी को बहुत मुश्किल से चुप कराता है। कुछ समय के बाद रोहिणी मान भी जाती है और साहिल को बोलती है, यार पता नहीं मेरा ना सिर भारी लग रहा है, मैं जाकर ना सो जाती हूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा, मेरा सिर बहुत ज़्यादा दुख रहा है। और ये सब बात होकर वो सब लोग उस दिन बिना कुछ खाए पिए ढंग से अपने हॉस्टल वापस चले जाते हैं। लक्ष्मी रोहिणी को उसके रूम में छोड़ती है और वहाँ छोड़ने के बाद वो अपने रूम में चली जाती है। रोहिणी एक अमीर घर से थी तो उसने एक सिंगल रूम लिया हुआ था हॉस्टल में, और वो अकेले ही वहाँ पर सिंगल रहना बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। अगले दिन सुबह सुबह सब लोग तैयार होते हैं, कॉलेज का नया सेमेस्टर चालू हुआ था, सब लोग 7th सेमेस्टर में जाने वाले थे। सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। सब पूरा का पूरा ग्रुप 9 लोगों का ग्रुप सुबह सुबह कॉलेज जाता है, बट उस ग्रुप के अंदर उस सुबह रोहिणी नहीं थी। सब लोग रोहिणी को कॉल करने का ट्राई करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट रोहिणी का कोई जवाब नहीं आता। और पहला दिन था तो सब लोग को ये लगा कि यार कल उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो वो लोग उसको बोलते हैं कि शायद हो सकता है कि तबीयत सही नहीं है, इस वजह से आराम करिए, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करते और उसका डोर भी नॉक नहीं करते। पूरा दिन निकल जाता है, रोहिणी का कोई भी कॉल बैक नहीं आता, कोई मैसेज वापस रिसीव नहीं होता इन लोगों के पास। साहिल को और लक्ष्मी को अभी ना रोहिणी की बहुत ज़्यादा टेंशन होने लग गई थी। शाम को कॉलेज ख़त्म होता है उनका 4-5 बजे, और वो रोहिणी के पास वापस हॉस्टल में जाने के लिए निकलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि गर्ल्स हॉस्टल में बॉयज़ का जाना अलाउ नहीं होता। साहिल ऐसे ही गर्ल्स हॉस्टल के बाहर रुक जाते हैं और लक्ष्मी हॉस्टल के अंदर जाती है, रोहिणी का डोर नॉक करती है। वापस से डोर अंदर से लॉक था और इस बार भी रोहिणी का कोई जवाब नहीं था। पर लक्ष्मी सोचती है कि यार इतना ज़्यादा तो नहीं सोते रह सकती ना वो, कल भी ऐसा ही हुआ, आज भी ऐसा ही हुआ, क्या चल रहा है ये सब अजीब सा। 1000 बार कोशिश करने के बाद भी रोहिणी डोर नहीं खोलती। सब लोग वहाँ आकर चिल्ला लेते हैं, लक्ष्मी के साथ और उसकी रूममेट्स भी आकर डोर नॉक करती हैं, फिर भी रोहिणी अपना डोर ओपन नहीं करती। फाइनली पिछली रात की तरह ही वापस होता है। वो वार्डन मैम को बुला कर लाते हैं, वार्डन मैम डुप्लीकेट की के साथ उनका वापस से डोर ओपन करती हैं, पर इस बार जो सब लोग अंदर देखते हैं वो कुछ अजीब ही था। रोहिणी डोर ओपन करने के साथ ही उन लोगों को दीवार की तरफ मुंह कर एक कोने में बैठी हुई नजर आती हैं, और इस बार रोहिणी के पूरे बाल खुले हुए थे और कमरे में एक भी लाइट नहीं चली थी। शाम का टाइम हुआ था, हल्की हल्की रोशनी खिड़की से कमरे के अंदर आ रही थी। उसी हल्की रोशनी के अंदर वो सब लोग देखते हैं कि दीवार पर चलती हुई एक छिपकली को रोहिणी पकड़ती है और अपने दांतों में दबाकर खींचकर तोड़ देती है और उसको खा जाती है। जी, ये सीन जितना आप सबके लिए डिस्टर्बिंग है उतना ही मेरे लिए भी सुनना डिस्टर्बिंग था। जब मैंने ये चीज़ सुनी तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। एकदम से वार्डन मैडम की भी चीख निकलती है और नीचे से गार्ड और साहिल जो गर्ल्स हॉस्टल के बाहर खड़ा था वो भागते हुए आते हैं। जैसे ही गार्ड वहाँ पहुँचता है तो वार्डन मैम बोलती है, अरे देखो वो लड़की क्या कर रही है, देखो देखो, जाओ उसको रोको। जैसे ही वार्डन रोहिणी के पीछे जाता है, अरे रोहिणी मैडम क्या हो गया, क्या कर रही हो, वहाँ क्यों बैठी हो मैडम। तो रोहिणी एकदम से वार्ड की तरफ पलटती है और पलट कर बोले, हे खबीज के बच्चे, यहाँ क्यों आया है, निकल जा यहाँ से, निकल जा। और बहुत ज़ोर से एकदम से चिल्लाती है। रोहिणी की चीख इतनी ज़्यादा थी कि आसपास के रूम में से हर जगह से सब लड़कियां अपने अपने रूम से डर के मारे बाहर निकल कर आ गई थी और रोहिणी के रूम के बाहर खड़ी हो गई थी। साहिल भी पीछे से बोलता, अरे रोहिणी क्या कर रही हो, क्या क्या कर रही हो तुम यहाँ पे, खड़ी हो। और रोहिणी वापस से वही बोले, हे खबीज के बच्चे, समझ नहीं आया क्या तेरे को, निकल यहाँ से, नहीं तो ऐसा खाकर मारूंगी तेरे को कि तेरे माँ बाप तेरी बोटियाँ नहीं ढूंढेंगे। जैसे ही साहिल ने ये चीज़ सुनी, साहिल एकदम से बौखला गए थे और साहिल शर्म के मारे वहाँ से बाहर निकल गए कि रोहिणी मेरे को ऐसा कैसे बोल सकती है, और रूम के बाहर खड़े होकर रोने लग गए।
शायद साहिल को बहुत ज़्यादा धक्का लगा था कि इतनी सारी लड़कियां, वार्डन मैम, सबके आगे साहिल की बेइज्जती कर दी रोहिणी ने। लक्ष्मी रूम के बाहर आती है और साहिल को बोलती है, साहिल प्लीज़ रो मत, देख हम सब समझ सकते हैं कि वो रोहिणी जो बोला सही नहीं था, पर ये शायद रोहिणी नहीं कोई और ही चीज़ है जो हमारी समझ के पार है। हमारी रोहिणी कभी ऐसा नहीं करी। तुम्हें पता है अभी उसने थोड़ी देर पहले क्या किया? उसने दीवार पे एक छिपकली चल रही थी, उस छिपकली को पकड़ा, उसको अपने मुंह में डाला और उसको तोड़कर खा गई। साहिल बहुत हैरानी से रोहिणी की इस हरकत को सुन रहे लक्ष्मी को पूछता है, क्या छिपकली? वो तो छिपकली से बहुत ज़्यादा डरती है, ऐसे कैसे छिपकली खा गई? लक्ष्मी, मुझे ये चीज़ कुछ गड़बड़ी लग रही है, हमें ना रोहिणी के पेरेंट्स को कॉल करवाना चाहिए, नहीं तो कहीं और कुछ हो गया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। साहिल और लक्ष्मी वार्डन मैम के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि मैम प्लीज़ आप रोहिणी के घर पे कॉल कर दीजिए, ये चीज़ कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब हो रही है। वार्डन मैम ने भी इस चीज़ को अपनी आंखों से देखा था तो वो मना नहीं कर सकती थी और उन्होंने इमीडिएटली रोहिणी के पेरेंट्स को कॉल किया। जैसे ही रोहिणी के पेरेंट्स को ये चीज़ पता चली, अगले सुबह ही रोहिणी के पेरेंट्स वहाँ पहुँच गए थे। जब वो पहुँचे होते हैं तो रोहिणी उसी हालत में दीवार की तरफ उसी तरफ मुँह कर बैठी होती है। रोहिणी के घर के पास में एक बहुत ही पहुँचे हुए बाबा थे। जब वार्डन मैम ने ये बात उनको बताई थी पेरेंट्स को, तो वो पेरेंट्स उन बाबा के पास गए और उनको जाकर सारी चीज़ें बताई। वो बाबा भी रोहिणी के पेरेंट्स के साथ हॉस्टल में आए थे। कल के ये हादसे के बाद से रोहिणी को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ा गया। कोई ना कोई उसके रूम में तो ज़रूर नहीं सोया, बट उसके रूम के बाहर बैठा ज़रूर रहा है। ये चीज़ उतनी हुई थी कि जैसे ही रोहिणी के पेरेंट्स और बाबा सुबह सुबह हॉस्टल के अंदर कदम रखते हैं, रोहिणी एकदम से चिल्लाकर बोलती है, अरे आ गया आ गया आ गया, वो आ गया, नहीं वो आ गया, और इतना बोलकर एकदम से बेहोश हो जाती है। जैसे ही बाबा रोहिणी के रूम के बाहर पहुंचते हैं तो रोहिणी उसी बेहोशी की हालत में पड़ी होती है। बाबा रूम के अंदर घुसते के साथ ही कुछ अजीब सा बोलते हैं। वो बोलते हैं, अरे यहाँ ना बहुत गंदी महक है, और ऐसी महक है जो मेरे को लगता है कि मैंने पहले भी कहीं ना कहीं महसूस की है। यहाँ कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। वो बोलते हैं कि एक काम करते हैं, यहाँ बहुत सारी बच्चियाँ रहती हैं, यहाँ पर रोहिणी का रहना सही नहीं है, हम रोहिणी को लेते हैं, आप लोगों के साथ आपके घर चलते हैं और वहाँ जाकर ही ना हम लोग रोहिणी का कुछ इलाज करेंगे। वो लोग रोहिणी को वहाँ से उठाते हैं, पर इस बार वो लोग ट्रेन में नहीं जा सकते थे, क्योंकि जिस हिसाब से रोहिणी एकदम से उठकर कुछ भी अचानक से बोल देती है, ट्रेन में ही होना ये चीज़ बहुत गलत हो जाती है। वो लोग हुबली में ही एक कैब करते हैं और कैब ड्राइवर को कुछ भी नहीं बताते और जस्ट उसको बोलते हैं कि हम लोगों को ले चलो यहाँ से और हमारे घर छोड़ दो। वो लोग अपने घर जाने के लिए निकले होते हैं और आधा रास्ता ही उन्होंने पूरा किया होता है कि एकदम से रोहिणी होश में आती है, और होश में आते के साथ ही कैब ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा उसका गला पकड़ लेती है और बोलती है, हे कुत्ते, तू मुझे लेकर जाएगा, तू मुझे लेकर जाएगा कुत्ते। और इतना बोलने के साथ ही कैब ड्राइवर एकदम से ब्रेक मारता है और वो गाड़ी जाकर डिवाइडर में लग जाती है। रोहिणी का ये रूप रोहिणी के माँ बाप और बाबा और साथ में उस कैब ड्राइवर ने पहली बार देखा था। जैसे ही रोहिणी ऐसे करती है, बाबा एकदम से कुछ मंत्र पढ़ना चालू करते हैं और उनके हाथ में एक तुलसी की माला थी, वो माला रोहिणी के गले में डाल देते हैं। माला गले में डालने के साथ ही रोहिणी एकदम से ज़ोर ज़ोर से हिलने लगती है। ये सब अपनी आंखों के सामने देखते ही कैब ड्राइवर साफ साफ एक शब्द में जाने के लिए मना कर देता है कि मैं आप लोगों के साथ नहीं जा सकता, मेरे को पैसा भी नहीं चाहिए, आप लोग बस मेरी गाड़ी से उतर जाओ और मेरे को अकेला छोड़ दो। वो लोग वहाँ से वापस रोहिणी को बाहर लेकर खड़े होते हैं और एक और कैब करते हैं और वो कैब उनको उनके घर छोड़ती है। जब वो घर पहुँचते हैं तो जो तुलसी की माला बाबा ने रोहिणी के गले में डाली होती है, वो उस तुलसी की माला को उतारते हैं और जैसे ही माला उतारते हैं एकदम से रोहिणी खड़ी होती है और खड़े होते ही बोलती है, हे बाबा, कितनी बार निकालेगा, कितनी बार? वापस आ जाऊंगा मैं नहीं जा सकता कहीं भी, वापस ज़रूर आऊँगा। बाबा ये चीज़ सुनते हैं और वापस याद करते हैं और बाबा को अचानक याद आता है
कि ये आवाज़ वही जानी पहचानी आवाज़ है जिसका बाबा ने 3-4 दिन पहले इलाज किया था। ये एक खबीस था जो एक लड़की के शरीर में पहले भी घुसा हुआ था और बड़ी मुश्किल से उसको वहाँ से उन्होंने आज़ाद किया था। पर बाबा इस बार इस खबीस का नाम जानते थे और वापस से उसको कैद करने की प्रक्रिया चालू करते हैं। पर उससे पहले वो इससे ये पूछते हैं कि तू इस औरत के शरीर में आया कैसे, इस लड़की के शरीर में तू आया कैसे, क्योंकि मैंने तो तेरे को बांध दिया था और उन लोगों ने तेरे को बहुत दूर जाकर रख दिया था। तू इस लड़की के शरीर में कैसे आ गया वापस, कैसे आज़ाद हुआ तू? वो खबीस बताता है कि बाबा तू मुझे कितनी भी बार बांध दे, मैं वापस ज़रूर आऊँगा और वापस से किसी और के शरीर में वास करूँगा। वो बोलता है कि ये लड़की अपने घर से बहुत ज़्यादा इत्र लगा कर निकली थी और जब ये रेलवे स्टेशन पहुंची तो ये मेरे पास आई। जहां उन लोगों ने मेरे को गाड़ा था वहां आकर इस लड़की ने बाथरूम किया और मेरे को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई, पर इसकी खुशबू इतनी अच्छी थी कि मैं इस लड़की के साथ आ गया और मैं अब इसको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। बाबा बहुत ज़्यादा झाड़ फूक सब कुछ करते हैं और वापस से उनको उस खबीस को पकड़ने का तरीका पता था, तो सेम वही प्रोसीजर यूज़ होता है और बाबा उस खबीस को वापस से पकड़ लेते हैं। वापस से उस खबीस को कहीं और दफनाया जाता है और बाबा रोहिणी को इस सब चीज़ों से आज़ाद करा देते हैं। पर एक चीज़ आप सब लोग याद ज़रूर रखिए कि आज रोहिणी तो बाबा की मदद से आज़ाद हो गई, पर क्या वो खबीस वापस से कैद में है या कहीं आज भी खुला घूम रहा है? ऐसी चीज़ें कहीं भी कभी भी कैद में नहीं रहती। कोई ना कोई इंसान कोई ना कोई ऐसी गलती कर देता है कि उनको आज़ाद कर देता है और वो आज़ाद होकर उन इंसानों की ज़िंदगी को नर्क बना देते हैं। रोहिणी के साथ ये घटना कुछ 2 दिन उतनी हुई, उस खबीज़ ने कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं किया, पर एक मानसिक ठेस ऐसी दे दी कि ताउम्र रोहिणी उसको झेलेगी, साहिल उसको झेलेगा, लक्ष्मी उसको झेलेगी और हर एक लड़की और वार्डन मैम जिसने रोहिणी को इस हालत में देखा, उनके दिल और दिमाग में कहीं ना कहीं इस चीज़ का खौफ बना रहेगा। आप खुद ही बताइए, क्या रोहिणी के लिए आगे भी लाइफ हमेशा एक जैसी रहने वाली है? क्या रोहिणी हमेशा की तरह जैसे पहले खुश रहती थी, क्या वो रह पाएगी? उसके दिमाग में इस चीज़ का धक्का ज़रूर लगा होगा। ये थी दोस्तों आज की हमारी कहानी जो साहिल ने हमें हुबली से सुनाई थी। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों को सुनने के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीतू हॉरर टॉक्स के साथ। मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।